कुमार सिंह, सहायक अध्यापक समाज विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कालान सुल्तानपुर। बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि फ्रांस एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अधीन था। चूँकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हर राजा विलासितापूर्ण जीवन जीने का आदी था, नहीं, बहुत से राजा ऐसे थे जिन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ कार्य किए, बहुत अच्छे कार्य किए, और कुछ ऐसे भी थे जो निरंकुश और अत्याचारी भी थे। उनमें से बोर्बो वंश का लुई 16वां भी था, जो कि विलासितापूर्ण जीवन जीने का आदी था। जनता के हितों का उसे कोई मतलब नहीं था। वह अत्याचारी शासक था और लुई 16वां जिस समय फ्रांस की गद्दी पर बैठा, चूँकि उस समय फ्रांस का राजकोष जो था वह भी रिक्त हो चुका था, तो उसने क्या किया कि जनता पर अनेकों प्रकार के कर लगा दिया गया। टाइल और टाइट दो प्रकार के कर प्रमुख थे। तो जनता इन सब सारी व्यवस्थाओं से वो ऊब गई। वो उसका रवैया जो था वो पक्षपातपूर्ण था। वहाँ पर दो कानून चलते थे। किसानों के लिए अधिक कठोर दंड की व्यवस्था थी, जबकि बड़े लोगों के लिए जघन्य अपराध के लिए कम से कम सज़ा दी जाती थी। तो इन सब सारी व्यवस्थाओं के खिलाफ फ्रांस की जनता जो है एक ऐसी सामूहिक भावना को लेकर के आई जिससे लोगों को लगने लगा कि ये तो हमारी ही भूमि है और इस पर जो शासन कर रहा है वह ज़बरदस्ती कर रहा है। तो लोगों के अंदर इस तरह से जब सामूहिक भावना का विकास हुआ और ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रवादी कहा गया और इनके अंदर जब इस प्रकार की भावनाओं का विकास हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों का समूह बढ़ता गया और राष्ट्रवाद के रूप में सामने आया। अंत में क्या हुआ कि लुई 16वें को फांसी दे दी जाती है और जब एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है और उस लोकतांत्रिक सरकार के गठन होने के बाद जनता के लिए कई अच्छे अच्छे कार्य भी होते हैं, किए जाते हैं लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा। लेकिन उसी समय, ठीक उसी समय जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसी समय पूरे फ्रांस पर एक व्यक्ति का प्रभाव तीव्र गति से बढ़ता जा रहा था। पहले वह व्यक्ति एक सैनिक था। बात हम कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाता है कि यदि आप एक मोटी सी किताब का अध्ययन करें उसके बारे में तो वो भी कम पड़ जाएगा। इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली था कि उसकी गाथाएं या उसके बारे में अगर आपको जानना है तो एक मोटी किताब भी कम पड़ जाएगी। यहाँ भी हमको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है। सिर्फ जो एक आपकी कक्षा 10 की बुक में एक जो टास्क दिया गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट का क्या रोल है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को प्रचारित करने के लिए उसका रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है, या वो किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के लिए उत्तरदायी रहा, या उसने ऐसे कौन कौन से कार्य किए। तो इस वीडियो में आज हम यही अध्ययन करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1799 ईस्वी में इसने क्या किया कि सबसे पहले डायरेक्टरी को भंग करके अपना कानून बनाया, जिसे नेपोलियन संहिता कहा गया। ये डायरेक्टरी क्या है, इसको आप अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। आप यहाँ जान लीजिए कि उसने क्या किया कि 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी को समाप्त कर वहाँ का फ्रांस का सम्राट बन बैठा 1804 ईस्वी में। अब एक बार फिर जिस फ्रांस की जनता ने राजतंत्रात्मक व्यवस्था के खिलाफ एक जन आंदोलन चलाया, राष्ट्रवाद की भावना का विकास लोगों के अंदर जगाया, एक बार पुनः फ्रांस एक सम्राट के अधीन हो गया। नाम था उसका नेपोलियन बोनापार्ट।
लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह लुई 16वें जैसा अत्याचारी नहीं था, वह विलासितापूर्ण जीवन जीने का आदी नहीं था। उसने जनता के लिए बहुत अच्छे कार्य भी किए। तो आइए हम देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जनता के लिए क्या क्या कार्य किए, कौन कौन से कार्य किए। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि 1804 ईस्वी में उसने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और 1804 में ही उसने नेपोलियन संहिता लागू किया, यानी कि अपने द्वारा बनाए गए कानून को उसने फ्रांस की जनता के बीच में लाया और उसको लागू किया। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का क्या योगदान है, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को विस्तार देने में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या रोल रहा। तो यहाँ पहला आपका जो पॉइंट है वह है विशेषाधिकार की समाप्ति। विशेषाधिकार क्या होता है? पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो सामंत हुआ करते थे, जो उच्च पदों पर आसीन हुए व्यक्ति हुआ करते थे, उनको एक विशेष अधिकार मिलता था, कहीं भी वो आ जा सकते थे, या जहाँ वो आ जा सकते थे वहाँ अन्य लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती थी। कुछ स्थान ऐसे भी हुआ करते थे, या जिन्हें हम VIP कहते हैं, कि ऐसे लोग जो कुछ एक निश्चित स्थान पर जाते हों और वहाँ अन्य लोगों को या आम जनता को जाने का अधिकार नहीं होता था, उनका प्रवेश वर्जित होता था। तो इस तरह से उसने क्या किया कि विशेषाधिकार को ही समाप्त कर दिया गया। उसने कहा कि नहीं, कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है, सारे के सारे लोग वो एक समान हैं, कोई भी कहीं आ जा सकता है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका आर्थिक असमानता को उसने क्या किया, दूर कर दिया। आर्थिक असमानता क्या था कि फ्रांस में जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो कुछ लोगों के पास बहुत अधिक धन हुआ करता था, जो सामंत हुआ करते थे, जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हुआ करते थे, उनके पास अथाह धन हुआ करता था। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हुआ करते थे कि जो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते थे, और उन दोनों लोगों के बीच में बहुत अंतर था, ज़मीन आसमान का अंतर था। तो इसने क्या किया कि वो जो गरीब लोग थे उनको कुछ धन संपदा दिया, जिसके कारण से जो उनकी हालत थी, दयनीय स्थिति जो थी, वो दूर हुई, और जो आर्थिक असमानता थी वह भी दूर हुई साथ साथ। तो कहने का मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि आर्थिक असमानता को दूर करने का कार्य किया। अगला जो आपका पॉइंट है वह है कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। पहले क्या हुआ करता था कि दो तरह के कानून चलते थे। कभी कभी एक छोटे से अपराध के लिए गरीब लोगों को अधिक दंड दे दिया जाता था, और वहीं पर उच्च वर्ग के लोगों को जघन्य अपराध के लिए बहुत कम सज़ा दी जाती थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इस तरह की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, और उसने कहा कि नहीं, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। आइए देखते हैं अगली पॉइंट कि इसने क्या किया कि आपका अगला जो पॉइंट है वो है यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि यातायात में उसने सुधार किया, यानी कि सड़कों को वो बनवाया जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो, और संचार व्यवस्था में सुधार किया। पहले जो संदेश आने जाने का एकमात्र साधन था वो था पत्र। तो उसने क्या किया कि पत्र को ले जाने में इस सारी व्यवस्थाओं में भी उसने व्यापक सुधार किया। तो इस तरह से उसने क्या किया कि यातायात यानी कि उसने सड़कों को बनवाया, और संचार व्यवस्था में पत्र को आदान प्रदान करने में भी सुविधाएं प्रदान की। अगला जो आपका पॉइंट है वह है समान शुल्क, समान नापतौल प्रणाली और एक मुद्रा के द्वारा राष्ट्र को संग्रहित करने का प्रयास। समान शुल्क मतलब जैसे आप एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए, पहले क्या था, पहले ये था कि हर फ्रांस में हर जगह अलग अलग प्रकार के कर लगा दिए गए थे, कहीं पे आंतरिक कर, कहीं पे मतलब इस तरह से जो आंतरिक कर के रूप में लोगों के ऊपर अनायास थोपा जाता था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि नहीं, एक समान कर लगाएंगे। मान लीजिए आप भारत देश में हैं,
चीनी पर उत्तर प्रदेश में 10% टैक्स लग रहा है, बिहार में 8% लग रहा है और दिल्ली में 12% लग रहा है। तो इस तरह के जो असमानता वाले कर थे, इसको नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, समाप्त कर दिया। और उसने कहा कि नहीं, पूरे फ्रांस में एक प्रकार का कर होगा, एक समान कर होगा, कहीं पर कम या ज़्यादा नहीं होगा। और उसने क्या किया, नाप तौल की एक प्रणाली को लागू किया। उसने कहा कि नाप तौल की जो प्रणाली है वह असमानता वाली नहीं होगी, हर जगह एक होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे 900 ग्राम का बटखरा हो, कहीं पर 1 केजी का हो। तो ऐसा ना हो करके एक समान उसने नाप तौल की व्यवस्था बनाई और एक मुद्रा के द्वारा राष्ट्र को संग्रहित करने का प्रयास किया। एक मुद्रा के द्वारा मतलब कि पूरे फ्रांस में एक ही प्रकार की मुद्रा का प्रचलन होगा। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं हिंदी जानते हों और आप विदेश चले गए हों और वहाँ जाने पर आपको 2 प्रकार के लोग मिले। एक तो वो हिंदी भाषी, 2 मान लीजिए आपको हिंदी भाषी मिल गए और 2 तमिल वाले मिल गए। तो आप ऑटोमेटिकली जो है हिंदी भाषी वाले से संपर्क कर लेंगे तुरंत और तमिल वाले से संपर्क नहीं कर पाएंगे, जबकि वह भी आपका भारतीय भाई है, लेकिन आप उस तमिल वाले से संपर्क न करके वो उस हिंदी वाले को संपर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा आपके लिए भी आसान है और समझने के लिए भी आसान है, क्योंकि आप हिंदी जानते हैं। तो वैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे फ्रांस में राष्ट्र को संग्रहित करने के लिए या राष्ट्र को एक करने के लिए उसने क्या किया कि एक मुद्रा का प्रचलन किया कि पूरे फ्रांस में एक ही मुद्रा का चलन होगा। और इस तरह से लोगों के अंदर जो एक सामूहिकता के भाव पैदा हुए, एक सामूहिकता की जो भावना पैदा हुई, वह निस्संदेह राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में सहायक रही। आइए देखते हैं अगली पॉइंट क्या है कि सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और किसानों को भूदासत्व से मुक्त कर दिया। सामंती व्यवस्था क्या है? जैसे भारत देश में एक समय था, यहाँ पूंजीपति भी रहा करते थे। पूंजीपति मतलब जिनके पास अधिक धन हुआ करता था। तो वैसे फ्रांस में भी वहाँ पे सामंतवाद की व्यवस्था थी। वहाँ सामंत हुआ करते थे, जो बड़े बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, उनके पास अथाह धन हुआ करता था। तो इसने क्या किया कि सामंतवाद की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और किसानों को भूदासत्व से मुक्त कर दिया। भूदासत्व का मतलब कि वहाँ के जो सामंत हुआ करते थे वह मज़दूरों को ज़बरदस्ती या किसानों को ज़बरदस्ती भूमि दे करके उसमें मज़दूरों के द्वारा वो कार्य करवाते थे और सारी ज़िंदगी ऐसे लोगों की खेती में काम करते करते बीत जाया करती थी और उन पर तरह तरह के अत्याचार और शोषण किया करते थे। तो जो इस तरह की व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी और किसानों को जो भूदास बना करके रखा गया था, उसको नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि समाप्त कर दिया गया। और क्या किया उसने? शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार भी किया और साथ ही साथ धार्मिक सुधार किया उसने और चर्च की संपत्ति जब्त कर ली। चर्च की संपत्ति, पहले चर्च जो हुआ करता था वह विलासिता का केंद्र हुआ करता था। चर्च में अथाह धन हुआ करता था, वहाँ धार्मिक शोषण हुआ करता था लोगों का। तो उसने क्या किया कि पहली चीज़ तो उसने धार्मिक सुधार किया, जो धर्म में कमियां थी उनमें बदलाव किया और चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया। एक तरह से चर्च की जो संपत्ति थी वह अपने अधीन कर लिया। और जिस तरह के जो कार्य नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, निस्संदेह फ्रांस के लोगों को लगने लगा कि यह हमारे लिए एक मसीहा बन कर के आया है। तो फ्रांस के बगल में जो भी देश थे, जैसे इटली था, इटली जैसे क्या है कि इटली फ्रांस का करीबी देश है या उसका पड़ोसी देश है। तो इटली के लोगों को लगने लगा कि क्यों ना हम नेपोलियन बोनापार्ट को अपने यहाँ आमंत्रित करें, जो व्यवस्था इसने फ्रांस में दिया है वही व्यवस्था आकर के हमें इटली में दे। तो वहाँ और इसने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट को लगने लगा कि फ्रांस के लोगों में एक ऐसी शक्ति है कि जो सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को बलवती कर सकती है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि पूरे संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए यह अन्य छोटे छोटे देशों में आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया।
तो जब आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और वहाँ पर वो अपनी शासन सत्ता स्थापित किया, तब लोगों को लगने लगा कि अरे ये तो गलत हो रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट उतना भी अच्छा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। तो क्या किया कि नेपोलियन के डर के नाते या नेपोलियन आक्रमण न कर दे हमारे देश के ऊपर, इस भी नाते लोगों के अंदर एक सामूहिक भावना का विकास होना प्रारंभ हुआ। चूँकि इटली उस समय 40 छोटी छोटी रियासतों में विभक्त थी और आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जब इस तरह से आक्रमण करना लोगों पर शुरू कर दिया, तब लोगों के अंदर, उनके पड़ोसी देशों के अंदर भी यह भावना बलवती हो गई कि अरे नहीं, ये तो मेरा देश है और इस पर मेरे ही देश के लोग शासन कर सकते हैं, कोई बाहरी कैसे आकर के हम पर शासन कर सकता है। तो इस प्रकार की जो भावनाएं लोगों के अंदर आई, वह निश्चित ही संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त थी, या हम कह सकते हैं कि वो एक सीढ़ी थी जिसके माध्यम से नेपोलियन बोनापार्ट ने जो कार्य किया था, उसके माध्यम से लोगों के अंदर एक जागरूकता आई, एक सामूहिक भावना का विकास हुआ। तो बच्चों, आपने आज के इस वीडियो में देखा कि किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है, किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट डायरेक्टरी को भंग करके अपनी शासन सत्ता 1804 ईस्वी में वो स्थापित करता है, किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करने के लिए वह तरह तरह के जनता के हितों का कार्य करता है या आम जनमानस के लिए वो कार्यों को संपादन करता है, किस तरह से सामंती व्यवस्था को वो समाप्त करता है और किस तरह से फ्रांस के लोगों की भावनाओं को साथ में ले करके वह अन्य देशों के ऊपर अधिकार करके वहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना चाहा। क्योंकि उस समय यूरोप में अनेक देशों के अंदर भी इसी तरह की राजतंत्रात्मक व्यवस्था चली आ रही थी जिसमें लोग परेशान हुआ करते थे। तो इसने क्या किया कि आक्रमण किया। आक्रमण करने के उपरांत जब वहाँ पे शासन सत्ता वो स्थापित करना चाहा तो लोगों को लगा कि अरे ये तो बड़ा गलत हो रहा है, हम पर कोई बाहरी व्यक्ति आकर हम पर शासन करना चाह रहा है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए यूरोप के अन्य राष्ट्रों में भी राष्ट्रवाद की भावना का उदय होना प्रारंभ हुआ और इसके प्रारंभ हुआ। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। शेष अगले वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद के एक आखिरी वीडियो में हम आप लोगों को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।